मोटर एक ऊंची ट्रेजेक्ट्री वाला हथियार है जिसमें रिकॉयल का झटका बेस प्लेट के जरिए सीधे जमीन को पास किया जाता है। मोटर मजल लोडेड और चिकने बोर वाला हथियार है जो फिन स्टेबलाइज्ड और आवाज की गति से कम गति वाले एमनेशन को फायर करता है। चार्ज ऊंचाई और दिशा को बदलकर टारगेट पर यह एक जोन ऑफ फायर बनाता है। अब आप इसे ही विस्तार में समझें। ऊंची ट्रेजेक्ट्री। ऊंची ट्रेजेक्ट्री का अर्थ होता है कि मोटर की बैरल जमीन के सतह से सदा 45 डिग्री से ज्यादा का ही कोण बनाता है। रिकॉयल। फायर होने पर कुछ रिकॉयल का धक्का बाइपॉड के जरिए जमीन में समा जाता है और कुछ रिकॉयल बेस प्लेट तक पहुंचता है। यहाँ पर फिर से रिकॉयल बढ़ जाता है और कुछ बेस प्लेट को नीचे और कुछ उसे पीछे दबाते हुए जमीन में समा जाते हैं। मजल लोडिंग और चिकने बोर। मोटर के बैरल के अंदरूनी हिस्से में कोई ग्रूव्स नहीं है और इसी कारण से इसे आसानी से मजल लोड किया जा सकता है। 81 mm मोटर के बम के ओजाइव शेप है और इसके बनावट के वजह से बम का वजन नोज के तरफ होता है और इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। बम के पिछले किनारे में पंखुड़ियां होती हैं और बम का पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा लंबा होता है। इस वजह से हवा का असर पिछले किनारे में काफ़ी होता है। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ एयर प्रेशर बोलते हैं। जब बम फायर होता है तो गैस का दबाव बम को ट्रेजेक्ट्री पर धक्का देता है। हवा में बम का नोज भारी होने के वजह से नीचे हो जाता है और टेल यूनिट का हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इस समय बम के पास जो हवा है वो पंखुड़ियों पर दबाव डालती है। इससे टेल यूनिट नीचे दब जाता है और नोज ऊपर उठ जाता है। ये बैलेंस होने पर बॉम्ब अपने ट्रेजेक्ट्री पर ठीक आ जाता है। अगर हवा का असर टेल यूनिट पर ज़्यादा हो तो नोज ऊपर की तरफ उठ जाता है। इस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी असर करता है और नोज नीचे दब जाता है। बॉम्ब फिर ट्रेजेक्ट्री पर सीधा हो जाता है। जोन ऑफ फायर। चार्ज ऊंचाई और दिशा में फर्क लाकर हम एक मोटर से काफ़ी फैलाकर फायर गिरा सकते हैं। आपके सामने यही कार्रवाई एक सेक्शन द्वारा किया जा रहा है। मोटे तौर पे मोटर के 4 हिस्से होते हैं: बैरल, बाइपॉड, बेस प्लेट और साइट। जिस भी पुर्जे के बारे में आपको बताया जाएगा वो हथियार पर पीले रंग से दर्शाया गया है। मजल कवर। मजल कवर रबर का बना होता है और बैरल में पानी, मिट्टी और गर्दे को अंदर जाने से रोकता है। मजल कॉलर। ये निकल कैडमियम का बना होता है और ये मजल कवर को जगा देता है और बैरल को मजबूती भी प्रदान करता है। ब्रीच ब्लॉक असेंबली। यह निकल कैडमियम का बना होता है और बैरल के निचले भाग में जुड़ा होता है। फायरिंग मैकेनिज्म भी इसी में होता है। स्फेरिकल बॉस। यह निकल कैडमियम का बना होता है और बैरल को सॉकेट में लॉक रखता है। नॉब सेफ्टी। ये एल्यूमिनियम का बना होता है और मोटर को सेफ और फायरिंग पोजीशन में लाने के काम आता है।
3 स्क्रू असेंबली, ये स्टील का बना होता है और ब्रीच को बैरल के साथ मजबूत से जोड़े रखता है। 3 स्क्रू असेंबली, ये स्टील का बना होता है और ब्रीच को बैरल के साथ मजबूत से जोड़े रखता है। फ्रंट प्लग, ये स्टील का बना होता है और फायरिंग पिन को सेफ्टी प्रदान करता है। होल्डर फायरिंग पिन, ये स्टील का बना होता है और ये फायरिंग पिन को फायरिंग पिन वेंट में हरकत देता है। फायरिंग पिन, ये स्टील का बना होता है और बम के प्राइमरी कार्ट्रिज के पेंदे पे चोट मारता है। रियर प्लग, ये स्टील का बना होता है और फायरिंग मैकेनिज्म में पानी और मिट्टी को अंदर जाने से रोकता है। जब सेफ्टी नॉब को सेफ से फायरिंग पोजीशन पर करते हैं तो होल्डर फायरिंग पिन ऊपर उठ जाता है, जिससे फायरिंग पिन अपने होल से बाहर निकल जाता है और जब बम बैरल में डाल दिया जाता है तो ये बम के पेंदे पे चोट मारने के लिए तैयार रहता है। जब सेफ्टी नॉब को फायर से सेफ पोजीशन में करते हैं तो होल्डर फायरिंग पिन नीचे दब जाता है और पिन फायरिंग भी नीचे दब जाता है और बैरल सेफ हो जाती है। मोटे तौर पे मोटर के 4 हिस्से होते हैं: बैरल, बाइपॉड, बेस प्लेट और साइट। जिस भी पुर्जे के बारे में आपको बताया जाएगा वो हथियार पर पीले रंग से दर्शाया गया है। पाइक्स एक धातु के मिश्रण का बना होता है और ये बाइपॉड लेग को जमीन में धंस कर स्थिरता देता है। पाइक्स एक धातु के मिश्रण का बना होता है और ये बाइपॉड लेग को जमीन में धंस कर स्थिरता देता है। शूज, ये एक धातु के मिश्रण का बना होता है और लेग को जमीन में ज्यादा धंसने से रोकता है। लोअर आई हुक, ये एक धातु के मिश्रण का बना होता है और बाइपॉड कैरिंग स्ट्रैप को जगह देता है। क्रॉस लेवलिंग डिवाइस, ये एल्युमिनियम का बना होता है और क्रॉस लेवल बबल को मध्य में करने के काम आता है, जिससे मोटर को बारीकी सिधाई मिलती है। ग्रीज निपल, ये ब्रास का बना होता है और इसके मदद से पुर्जों को ग्रीस दी जाती है। लेग्स, ये धातु के मिश्रण का बना होता है और इसके मदद से मोटर के माउंट को दुरुस्त किया जाता है। चेन्स या जंजीर, ये लोहे का बना होता है और इसके मदद से बाइपॉड लेग के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा किया जाता है। रॉड क्रॉस लेवलिंग, ये स्टील का बना होता है और इससे मोटर को मोटी सिधाई हासिल की जाती है। नॉब लॉकिंग, ये धातु के मिश्रण का बना होता है और इससे मोटर को मोटी सिधाई दी जाती है। बॉडी गियर एलिवेटिंग, ये एक लोहे के खोखली नली का बना होता है। इसके अंदर एलिवेटिंग स्क्रू ऊपर नीचे की हरकत करता है। ये एलिवेटिंग स्क्रू को धूल और मिट्टी गर्दा से बचा कर रखता है।
एलिवेटिंग क्रैंक, ये एल्युमिनियम का बना होता है और इसके मदद से एलिवेटिंग क्रैंक को ज़रूरत के मुताबिक ऊपर या नीचे किया जाता है। एलिवेटिंग स्क्रू, ये स्टील का बना होता है और इसके मदद से एलिवेशन बबल को मध्य में किया जाता है। ट्रेवर्सिंग नट, ये एक धातु के मिश्रण का बना होता है। इसके मदद से योक असेंबली को बॉडी के साथ जोड़ा गया है। ट्रेवर्सिंग स्क्रू, ये स्टील का बना होता है और इसके ऊपर ट्रेवर्सिंग नट हरकत करता है। अपर आई हुक, ये एक धातु के मिश्रण का बना होता है और ये बाइपोड कैरिंग स्ट्रैप को जगह देता है। योक असेंबली, ये एक धातु के मिश्रण का बना होता है और इसके मदद से क्लैंप कॉलर असेंबली को जोड़ा गया है। ट्रेवर्सिंग हैंड व्हील, ये एल्युमिनियम का बना होता है और इसके मदद से मोटर को दिशा के लिए धीरे धीरे हरकत दी जाती है। ट्रेवर्सिंग क्रैंक, ये एल्युमिनियम का बना होता है और इसके मदद से मोटर को दिशा के लिए तेजी से दाहिने या बाएं की हरकत दी जाती है। साइट हाउसिंग प्लेट, ये लोहे का बना होता है और ये साइट को चढ़ाने के लिए जगह प्रदान करता है। क्लैंप बोल्ट, ये स्टील का बना होता है। इसके मदद से बैरल को लॉक और अनलॉक किया जाता है। क्लैंप हैंडल, ये स्टील का बना होता है और क्लैंप बोल्ट को अपने काम करने में मदद देता है। क्लैंप कॉलर असेंबली, ये एल्युमिनियम का बना होता है। इसके दो भाग होते हैं, अपर हाफ और दूसरा लोअर हाफ। इसके मदद से बैरल को बाइपॉड के साथ मजबूती से जोड़ा जाता है। बफर ट्यूब, ये स्टील का बना होता है और फायर के धक्के को सहारता है। गाइड ट्यूब, ये स्टील का बना होता है और मोटर को पहले वाले लेइंग पोजीशन में लाता है। एलिवेटिंग क्रैंक के मदद से एलिवेटिंग स्क्रू को ऊपर नीचे की हरकत देकर मोटर को दुरुस्त फासले पर ले किया जाता है। अगर बैरल को नीचे करना है तो एलिवेटिंग क्रैंक को घड़ी के सुई के उल्टे रुख में यानी दाहिने से बाएं की तरफ को घुमाया जाता है और अगर बैरल को ऊपर करना है तो एलिवेटिंग क्रैंक को घड़ी के सुई के सुलटे रुख में यानी बाएं से दाहिने की तरफ घुमाया जाता है। ट्रेवर्सिंग हैंडव्हील को घुमाने से ट्रेवर्सिंग स्क्रू घूमता है, जिससे ट्रेवर्सिंग नट स्क्रू पर दाहिने बाएं की हरकत करता है, जिससे योक असेंबली भी हरकत करता है। अगर बैरल को दाहिने की तरफ हरकत देना हो तो ट्रेवर्सिंग हैंडव्हील क्रैंक को घड़ी के सुई के उल्टे रुख या बाहर से अंदर की तरफ घुमाया जाता है और अगर बैरल को बाएं करना हो तो ट्रेवर्सिंग हैंडव्हील को घड़ी के सुई के सुलटे रुख या अंदर से बाहर की तरफ को घुमाया जाता है। मोटे तौर पे मोटर के चार हिस्से होते हैं, बैरल,
कैरिंग हैंडल, ये स्पेशली ट्रीटेड स्टील का बना होता है और इसके मदद से बेस प्लेट को थोड़ी दूर तक कैरी करके ले जा सकते हैं। रोटेटिंग सॉकेट, ये स्पेशली ट्रीटेड स्टील का बना होता है और इसके बीच में स्फेरिकल बॉस को लॉक किया जाता है। सॉकेट हैंडल, ये स्पेशली ट्रीटेड स्टील का बना होता है। इसके मदद से सॉकेट को मुनासिब रुख में घुमाया जाता है। चेन असेंबली, ये स्पेशली ट्रीटेड स्टील का बनाया गया है और इसके मदद से रोटेटिंग सॉकेट को बेस प्लेट के साथ जोड़ा गया है। ग्रीज निपल, ये ब्रास का बनाया गया है और इसी के मदद से बेस प्लेट में ग्रीज डाली जाती है। शोल्डर, ये स्पेशली ट्रीटेड स्टील का बनाया गया है। ये फायरिंग के दौरान कुछ हद तक मिट्टी को रोक कर रखता है। वैक्यूम होल, इसके मदद से बेस प्लेट को हवा रहित मजबूत बनाया गया है और वजन को भी कम किया गया है। फिक्सिंग स्क्रू, ये लोहे का बनाया गया है और चेन असेंबली को बाहर आने से रोकता है। मोटे तौर पे मोटर के 4 हिस्से होते हैं: बैरल, रबर आई गार्ड, ये रबर का बनाया गया है और आंख को चोट लगने से बचाता है। एल्बो टेलीस्कोप, ये एक ब्रास और एल्युमिनियम का मिश्रण से बनाया हुआ है। इसके मदद से मोटर को एमएपी पर ले किया जाता है। अपर थंब स्क्रू, ये ब्रास का बनाया गया है और इसको ढीला करके साइट को दाहिने या बाएं की हरकत दी जाती है। लोअर थंब स्क्रू, ये ब्रास का बनाया गया है। इसको ढीला करके साइट के एल्बो टेलीस्कोप को ऊपर या नीचे की हरकत दी जाती है। ओपन साइट, ये ब्रास का बना हुआ है। एल्बो टेलीस्कोप साइट टूट जाने या खराब हो जाने पर शिस लेने के काम आता है। लैंप होल्डर, ये ब्रास का बनाया गया है। इसके मदद से मोटर को रात के अंधेरे में ले किया जाता है। आईपीस, इसके बीच में देखकर मोटर को ले किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ग्लास, ये ऑब्जेक्ट को देखने में मदद देता है। इंडिकेटर, इसके मदद से रात के समय मोटर को डायरेक्टर से ले किया जाता है। लॉकिंग लीवर, ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और स्लिपिंग स्केल को लॉक और अनलॉक करता है। डिफ्लेक्शन डायल, ये ब्रास का बना हुआ है। इसके ऊपर शुरू के एपी का एंगल या डायरेक्टर एंगल लगाया जाता है। डिफ्लेक्शन ड्रम, ये ब्रास का बना हुआ है और इसके ऊपर एपी एंगल या डायरेक्टर एंगल के छोटे हिस्से को लगाया जाता है। स्लिपिंग स्केल, ये एल्युमिनियम का बनाया हुआ है और शुरू में मध्य लाइन और बाद में दिशा के डिग्री को लगाने में काम आता है।
वाइड ड्रम ये एल्युमिनियम का बनाया हुआ है और मध्य लाइन और फायर के दिशा के डिग्री के छोटे हिस्से को इसी पर लगाया जाता है। एलिवेशन बबल इसके मदद से मोटर को ऊंचाई के लिए दुरुस्त ले किया जाता है। क्रॉस लेवल बबल इसके मदद से मोटर को दिशा के लिए दुरुस्त ले किया जाता है। एलिवेशन स्केल ये एल्युमिनियम का बनाया हुआ है, इसके ऊपर मिली हुई ऊंचाई की डिग्री लगाई जाती है। एलिवेशन ड्रम ये एल्युमिनियम और ब्रास के मिश्रण से बनाया हुआ है, मिली हुई ऊंचाई की डिग्री के छोटे हिस्से को इसी पर लगाया जाता है। डोवटेल ब्रैकेट ये ब्रास का बनाया हुआ है और इसके मदद से साइट को हाउसिंग प्लेट या साइट केस में लॉक और अनलॉक किया जाता है। मर्लिन एक अत्याधुनिक मोटर बम है जो इंग्लैंड द्वारा बनाया गया है। ये हमारे मौजूदा हथियार से फायर किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल के लिए कोई अलग किस्म की तकनीकी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। मर्लिन बख्तरबंद गाड़ियों के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें खुद ही टारगेट पहचानने और उस पर वार करने की काबिलियत भी है। इसकी लंबाई 900 मिलीमीटर और वज़न 6 केजी होता है। इसमें मोटे तौर पे 3 पुर्जे होते हैं: नोज, बॉडी और टेल यूनिट। नोज के अंदर एक मिलीमेट्रिक रडार होता है जो किसी भी धातु के बने हुए टारगेट को पहचानता है और उसके विषय डाटा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पैनल को पास करता है। बॉडी में एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है जो रडार और कनार्ड्स को बिजली सप्लाई करता है। साथ ही ये टारगेट के डाटा को रडार से लेकर कनार्ड को पास करता है। ये कनार्ड्स ही बम को टारगेट तक दिशा प्रदान करते हैं। बॉडी के अंदर एक बेस फ्यूज और एक शेप चार्ज बारूद होता है। टेल यूनिट में 6 फिन्स और 4 छोटे फिन्स होती हैं जो बम को उड़ान में स्थिरता प्रदान करते हैं। चाल आपको 4 भागों में सिखाया जाएगा: फायर, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। मर्लिन बॉम्ब को हमारे 81 mm मोटर से फायर किया जा सकता है। भविष्य में मोटर कैरियर के निर्माण के बाद मर्लिन को उनसे भी फायर किया जा सकेगा। फायर होने पर टेल यूनिट्स के फिन खुल जाते हैं और ये बम को उड़ान में स्थिरता देते हैं।
वर्टेक्स हाइट पर पहुंचने पर मर्लिन का रडार चालू हो जाता है और साथ ही कनाड भी खुल जाते हैं। अब मर्लिन 300 मीटर जरवे 300 मीटर के इलाके में टारगेट को ढूंढता है। तीसरे स्टेज पे 3 कार्रवाई होती है। पहला, अगर हरकती टारगेट मिले, दूसरा अगर स्थिर टारगेट मिले और तीसरा अगर कोई भी टारगेट ना मिले। हरकती टारगेट को सामने पाते ही मर्लिन उस पर वार करता है। अगर कोई हरकती टारगेट ना मिले तो मर्लिन स्थिर टारगेट पर वार करता है। अगर मर्लिन को किसी भी प्रकार का टारगेट नहीं मिलता तो वो जमीन पर गिरकर माइन की तरह काम करता है। अभी आपको अलग अलग तरह के बेस प्लेट के विषय जानकारी दी जाएगी। रेक्टेंगुलर बेस प्लेट। यह बेस प्लेट चौकोर होता है। इसके पीछे वाले स्पाइक्स सामने वाले स्पाइक्स से ज़्यादा लंबा होता है, जिसके कारण रिकॉइल का झटका नीचे की तरफ ज़्यादा और पीछे की तरफ कम जाता है। इस बेस प्लेट में नुकसान ये है कि चौकोर होने के कारण हम इससे 360 डिग्री के कोण में फायर नहीं कर सकते हैं। रीएडजस्टेबल सरफेस एरिया बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के सतही इलाका को हम ज़मीन के मुताबिक बदल सकते हैं। सही मात्रा में बेडिंग इन होने के लिए ज़रूरी है कि जब ज़मीन नरम हो तो सतही इलाका ज़्यादा हो और इसके विपरीत हालतों में सतही इलाका कम हो। इस बेस प्लेट में नुकसान ये है कि ज़मीन के विषय हमें मोटर पोजीशन पर पहुंचने पर ही पता चलता है और वहां तक हमें बेस प्लेट के सभी हिस्सों को ले जाना पड़ता है। सर्कुलर बेस प्लेट। इस प्रकार के बेस प्लेट का सतही इलाका स्टार शेप्ड बेस प्लेट के बनस्पत ज़्यादा होता है। इससे ये फायरिंग के दौरान ज़्यादा नीचे नहीं दबता और इसमें नुकसान ये है कि अगर ज़मीन ज़्यादा सख्त हो तो इसमें बेडिंग इन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा राउंडों की ज़रूरत होती है। दुनिया के विकसित देशों ने बैरलों में कई एक प्रकार के बदलाव किया है। अब इन्हीं के विषय में विस्तार में देखें। फिन बैरल। अब आप इस प्रकार के बैरल के विषय विस्तार में समझें। इस प्रकार के बैरल के ऊपरी भाग में फिन्स या सूफना बने होते हैं, जिसके कारण उसका सतही इलाका बढ़ जाता है। इस किस्म के बैरल का एक उदाहरण है यूएसए द्वारा निर्मित M29 मीडियम मोटर।
ज़्यादा देर तक फायर करने पर मामूली बैरल काफ़ी देर तक गर्म रहता है, लेकिन फिन्ड बैरल में ज़्यादा इलाका पर हवा के असर होने के कारण वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। टेपर्ड बैरल। अब आप इस प्रकार के बैरल के विषय विस्तार में समझें। इस प्रकार के बैरल के डाया निचले हिस्से के बनस्पत ऊपरी हिस्से में कम होता है। टेपर्ड बैरल का उदाहरण है ऑस्ट्रिया द्वारा निर्मित एसएमआई मोटर। इससे फायरिंग के दौरान बहुत ही कम गैस बम और बैरल के बीच से निकल पाता है और बेहतर ऑब्चुरेशन पाया जाता है। इस किस्म के बैरल का ये नुकसान है कि फायर के दौरान बैरल के अंदर बराबर फैलाव नहीं होता है, जिससे बैरल की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। स्प्लिट बैरल। अब आप इस किस्म के बैरल के विषय विस्तार में समझें। इस प्रकार के बैरल में दो हिस्से होते हैं। इस किस्म के बैरल का एक उदाहरण है फिनलैंड द्वारा निर्मित टेम्पेला 81 mm। अगर टारगेट की रेंज कम हो तो एक ही हिस्से से फायर किया जाता है। अगर टारगेट का रेंज 3000 मीटर या उससे अधिक हो तो दोनों हिस्सों को जोड़कर उस पर फायर किया जाता है। इस बैरल में एक नुकसान भी है। अगर दो हिस्सों को जोड़कर इस बैरल द्वारा काफ़ी देर तक लगातार फायर किया जाए तो कुछ गैस बैरल के बीच में से निकल भी सकती है और इससे ऑब्चुरेशन पर बुरा असर पड़ता है।